So let's begin. We are going to study about global south versus the west. ठीक है, ग्लोबल साउथ भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्लोबल साउथ क्या होता है। तो ग्लोबल साउथ को समझाने के लिए सबसे इजी वे क्या है, आप इस मैप को देख लो। इस मैप को देखोगे तो यू कैन सी आउट हियर, ये जो पार्ट है वो मैक्सिको वाला है। मैक्सिको के नीचे जो पार्ट है ये पूरा साउथ अमेरिका का पार्ट हो गया, ये पूरा अफ्रीका का पार्ट हो गया, ये पूरा एशिया का पार्ट हो गया। ये सारे जो कंट्री हैं ना, ये सब डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर, और ये जो यूरोप का तुम ये पार्ट देख रहे हो ना, जिसमें कि यूक्रेन हो गया और भी छोटे छोटे कंट्री जो यहाँ पर है, मोल्डोवा, ये सब हो गया, और ये रशिया हो गया। ठीक है, देखो मैप पर मत जाना, कोई कोई जगह पर क्या किया है ना कि रशिया को नहीं रखा है पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, मैप वाइज ही डिवाइड कर रहा है कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ हो गया और नीचे वाला जो पार्ट है वो साउथ हो गया। इस तरह से ये जो हो गया ग्लोबल साउथ हो गया और ऊपर वाला ग्लोबल नॉर्थ हो गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर जो डिवीज़न हम यहाँ पर तुमको दिखा रहे हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पर मैंने क्या किया है, दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। ऊपर वाले को बोल रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ और कह सकते हैं वेस्ट। क्या कह सकते हैं? वेस्ट। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको कह रहे हैं ग्लोबल साउथ। ओके, और ये सारे में कौन से कंट्री इंक्लूडेड हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं, या फिर जो लाल कलर में तुम देख रहे हो ना, ये सब कॉन्गो वोंगो है। ओके, कॉन्गो हो गया, नाइजर हो गया, उसके बाद फिर बुर्किनो फासो हो गया, चड हो गया। ये सारे जो कंट्री तुम देख रहे हो ये सारे अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब डेवलपिंग भी नहीं है। अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पर म्यांमार हो गया, ये सारे अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, दे आर नॉट इवन डेवलपिंग। तो ये सब को मिला करके क्या बनता है? ग्लोबल साउथ बनता है। और नया एक इक्वेशन बन रहा है कि ग्लोबल साउथ लड़ेगा किससे? वेस्ट से। और ये जो ग्लोबल साउथ का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? एक भारत है और दूसरा चीन है। चाइना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ चाइना। ओके, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा ब्रिक्स को फैलाएंगे और उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ को ऐड करना चाहते हैं जो कि यूएसए का जो डोमिनेंस है। क्योंकि अभी अगर तुम देखोगे इस मैप को, तो इस मैप में तुम्हारा ऊपर कनाडा है, ये तुम्हारा यूएसए है और ये तुम्हारा पूरा यूरोपियन के कुछ कंट्रीज़ हैं। ये सब भी मिला करके एक ग्रुपिंग बनाते हैं जिसको कहते हैं नाटो, दैट इज़ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिटरीली ऑर्गेनाइजेशन है। एक लाइन में अगर बोला जाए तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर अगर कोई भी देश हमला कर रहा है तो ये सब मिल करके रिटेलिएट करेंगे। समझ में आ रहा है? बेसिक पॉइंट है। तो अब इसके अगेंस्ट में ये जो नाटो ब्लॉक है या फिर यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक है, इसके अगेंस्ट में चाइना क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है एक ऐसा ब्लॉक बनाने का जो कि इसको काउंटर करे, इन सारे कंट्रीज़ को, खासकर ये सारे कंट्री जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? अमेरिका करता है। समझ में आ रहा है? तो इसी का जो जवाब है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो जवाब है वो कौन है? ब्रिक्स है। ठीक ना? पर ब्रिक्स में तो सिर्फ 5 कंट्री हैं। कौन कौन से कंट्री हैं ब्रिक्स में? यू कैन सी आउट हियर, दिस इज़ ब्राज़ील, दिस इज़ रशिया, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ साउथ अफ्रीका। ओके, मैप वाइज अगर हम लोग देखें इसको, यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर ये है तुम्हारा रशिया, ओके, ये है तुम्हारा चाइना, ये है इंडिया, ये है साउथ अफ्रीका और ये है ब्राज़ील। ये 5 देश हैं जो कि मिलकर के ब्रिक्स नेशन बनते हैं। अब इसमें और ज़्यादा कंट्रीज़ को इंक्लूड करने की बात चल रही है, जिसका समर्थन कर रहा है, जिसको आगे लेकर चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वो चाइना है और रशिया है। क्योंकि रशिया अभी तक क्या है? आइसोलेटेड है ना? रशिया आइसोलेटेड क्यों है? यूरोपियन यूनियन की वजह से या फिर नाटो नेशंस की वजह से ये लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाया हुआ है। तो रशिया का सपोर्ट वही कर सकता है। जैसे लेट मी टेल यू एन एग्जांपल कि साउथ अफ्रीका क्या करता है ना, बहुत ही अच्छी तरह से रशिया का सपोर्ट करता है। ओके, हमने अभी देखा कुछ वहाँ के जो मिनिस्टर थे उनके स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा जो साफ साफ बोल रहा है कि वी आर इन फेवर ऑफ रशिया, वी आर नॉट अगेंस्ट रशिया। रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आते हैं तो आप उसको अरेस्ट करेंगे? बोला अरेस्ट करेंगे, उसको उतना सम्मान देंगे जितना हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को देंगे। समझ में आ रहा है? अरेस्ट करने की तो दूर की बात है, रशिया इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ साउथ अफ्रीका। तो
ये इसलिए हो पाया है बिकॉज रशिया एंड साउथ अफ्रीका आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स। कभी भी इंडिया रशिया के खिलाफ नहीं बोलता है, चाइना नहीं बोलता है, ब्राज़ील नहीं बोलता है। इसका यही कारण है कि ये सब मिलकर के एक ग्रुप बना रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये ग्रुप फैलेगा उतना ज़्यादा रशिया और चीन को फ़ायदा होगा। पर इसमें थोड़ा सा कंटेंशन है, इसी ग्रुप में मतभेद है दो कंट्री को लेकर, इंडिया और ब्राज़ील। इंडिया ब्राज़ील नहीं चाहता है कि हमारा जो तुम्हारा स्टेटस है ना वो नीचा हो जाए। हम लोगों ने ये ग्रुप को बनाया है और जो टॉप 5 मेंबर्स हैं उसके पास जो पावर हैं इस ग्रुपिंग में वो रहे, और बहुत ज़्यादा भीड़ ना लगाया जाए। इसका एक पहला पॉइंट है, ब्राज़ील और इंडिया दोनों ये बात बोल रहा है। उसके साथ साथ भारत ये नहीं चाहता है कि ये दो ब्लॉक में पूरा दुनिया बट जाए। भारत को क्या करना रहता है, मेंटेन करके स्टेबलाइज करके रखना पड़ता है तुम्हारा वेस्टर्न नेशन के साथ साथ ये पूरा ईस्टर्न या फिर सदर्न ब्लॉक के साथ। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सेकिंग ऑफ द ऑर्डर ब्रिक्स, द ग्रुपिंग ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न डोमिनेंस। जो अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट कर रहा है उसके अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव के रूप में ब्रिक्स नेशन सामने आ रहा है। 23 कंट्री आर लाइनिंग अप टू ज्वाइन द ब्लॉक। सोचो 23 कंट्रीज जो हैं वो तैयार हैं इस ग्रुपिंग का पार्ट बनने के लिए। सब चाहते हैं कि ये जो ग्रुपिंग है उसमें वो इंटर कर जाएं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चाहेगा, भारत नहीं चाहेगा, ईरान चाहेगा। समझ में आ रहा है? ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, दे वांट द एडमिशन इनटू दिस ग्रुपिंग। और इसके ऊपर बात होगा नेक्स्ट समिट में जो कि होने वाला है जोहानिसबर्ग में, ठीक है। बट दिस ग्रुप इज़ नॉट यूनाइटेड ऑन द इशू। यही बात मैं बोल रहा हूँ कि इस इशू के ऊपर की एक्सपेंशन करना चाहिए कि नहीं, इस पॉइंट के ऊपर जो हर एक कंट्री है ब्रिक्स का वो सहमत नहीं है। कुछ कंट्री सहमत हैं, कुछ कंट्री सहमत नहीं हैं। अब देखो ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझो। इमर्जिंग काउंटर वेट, ठीक है। अगर तुम देखोगे मोस्ट डेवलप्ड नेशन का जो ग्रुपिंग उसको कहते हैं G7 नेशंस, ठीक ना। G7 नेशन का अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 10% ही भागीदारी है। मतलब दुनिया का 10% पॉपुलेशन जो है वो रहता है इन 7 कंट्रीज़ में। सो इमर्जिंग काउंटर वेट में कौन है? G7 कंट्रीज़ को काउंटर करेगा ब्रिक्स। G7 में कौन कौन से कंट्री हैं? कनाडा है, USA है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी है और जापान है। ओके, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अभी मोस्ट डेवलप्ड नेशन हैं और यही ग्रुप बनाते हैं G7। इसको काउंटर करने के लिए कौन आ रहा है? ब्रिक्स आ रहा है। ब्रिक्स एक फोरम है जो कि फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कोलैबोरेशन है, मतलब आर्थिक उसके साथ साथ जो राजनीतिक संगठन है वो तुम कह सकते हो ब्रिक्स को, ठीक है। बट वाइल द G7 इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड, ब्रिक्स रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ, ठीक ना। G7 जहां रिप्रेजेंट करता है डेवलप्ड नेशंस को, वहीं ब्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लोबल साउथ को। जो अभी हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल साउथ क्या है। देखो 2001 से 2019 के बीच में ब्रिक्स नेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया है। हालांकि हर कंट्री डेवलप नहीं किया है। रशिया की अगर बात करें तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड GDP में वो गिरा है। यू कैन सी आउट हियर, जहां 2001 में वो 3.35% के भागीदारी रखता था, अब जो देख रहे हैं वो 3.07% का है। ब्राज़ील का भी घटोतरी हुई है यहाँ 2001 में, जहाँ 3.13% था, यहाँ पर 2019 में 2.46 हो गया है। ये दोनों को छोड़ के अगर तुम देखोगे इंडिया को और चाइना को तो तुम्हें लगेगा कि अरे गजब का ये ग्रोथ दिखाया है। इंडिया जो है वो +3.80% का ग्रोथ है इन सालों में, और चाइना का तो +11.41% का है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों जो देश हैं चाइना और इंडिया जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन अपना ग्रोथ किए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए हैं, ओके, इस पूरे तुम्हारा समय काल में। नाउ अब यही टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन की थ्योरी बोली जा रही है कि क्या ब्रिक्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, इसमें कोई यूनिसन नहीं है। इट मीन्स दैट कि सब एक मत में नहीं है कि सच में क्या ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाहिए। यू कैन सी आउट हियर, ब्राज़ील ने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है कंसर्न कि वी आर नॉट ओके विद दिस अबाउट द कोहेशन ऑफ द ग्रुप, ठीक ना, कि अभी जो तुम्हारा जुड़ा हुआ ग्रुप है,
ओके वो हो सकता है आगे चल करके बिखर जाए। वांटिंग टू प्रिजर्व द डोमिनेंस ऑफ इट्स ओरिजिनल मेंबर, जो अभी हमारा डोमिनेंस है, अभी जो ब्रिक्स में हमारी पकड़ है, वो कहीं ना कहीं आगे चल करके कम होने लगेगी अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करिएगा तो। ये ब्राज़ील का कंसर्न है। इंडिया भी वरी है इस बात को लेकर के कि अगर आप इनलार्ज करिएगा तो उससे बीजिंग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और भारत का इन्फ्लुएंस जो है वो कम होगा। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एंटी वेस्टर्न रिटोरिक, दिल्ली मेंटेन अ बैलेंसिंग एक्ट। मैंने ये बात तुम्हें बताया कि क्या होता है कि भारत के लिए थोड़ा प्रॉब्लम का सिचुएशन हो जाता है कि कहीं वो वेस्टर्न नेशन के खिलाफ तो नहीं है, जिसमें कि रशिया और चाइना खुल करके बात करते हैं, पर भारत कभी भी एंटी वेस्टर्न नेशन नहीं है। भारत का अगर टॉप 5 फ्रेंड देखोगे तो उसमें यूके भी आ जाएगा, उसमें फ्रांस भी आ जाएगा, उसमें यूएसए भी आ जाएगा। ये तीनों भारत के बहुत ही अच्छे देश हैं, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया नीचे, वो साउथ में है लेकिन है तुम्हारा वो वेस्टर्न नेशन का पार्ट, जैसे इजराइल हो गया। ये सारे कंट्री के साथ भारत का बहुत अच्छा रिश्ता है और रशिया के साथ भी भारत का बहुत अच्छा रिश्ता है। रिश्ता सिर्फ खराब किसके साथ है? 2, चीन और पाकिस्तान, बस बात खत्म। बाकी पूरे जितना विश्व में कुछ कंट्रीज और हैं जो पाकिस्तान के तरफ झुकते हैं तो भारत के साथ उसका रिश्ता खराब होता है, जैसे तुर्की और मलेशिया। नहीं तो ऐसे भारत का कोई भी देश के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है। ये बात समझ में आया? ओके, तो जो एक्सपेंशन की थ्योरी है ब्रिक्स की, उसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। नेक्स्ट क्या है? काउंटरिंग अमेरिका। ऐसा चाइना क्यों कर रहा है? चाइना इसलिए कर रहा है, चाइना पुश कर रहा है इस बात को कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि उसे काउंटर करना है किसको? अमेरिका को। तो ऑन द अदर हैंड चाइना हैज़ बिन पुशिंग फॉर न्यू मेंबर, वो नया मेंबर लाना चाहता है ताकि वो against the backdrop of heightened tension with the US, Beijing has been trying to get emerging economies under its sphere of influence। वो चाहता है कि ऐसे कंट्रीज जो कि अभी इमर्ज कर रहे हैं उनको अपने अंडर लाया जाए। जब वो ब्रिक्स में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक गुट का हिस्सा हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। ये बात समझ में आया? और यूएसए के साथ टेंशन भी तो बढ़ रहा है, उसको तो नए नए कंट्रीज़ की ज़रूरत है ही। सो दीज आर फ्यू पॉइंट जिसके वजह से चाइना क्या करना चाहता है, इसको एक्सपेंशन करना चाहता है। अब रशिया भी एक्सपेंशन करना चाहता है। रशिया क्यों एक्सपेंशन करना चाहता है? बहुत सिंपल सा बात है, रशिया जो है वो आइसोलेटेड है। करेंट टर्म में देखा जाए तो रशिया क्या है? आइसोलेटेड कंट्री है। लेकिन आइसोलेशन होने का ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे, जैसे ब्राज़ील हो गया, सॉरी ब्राज़ील छोड़ो ना, चाइना और हम इंडिया की ही बात करते हैं। चाइना और इंडिया ये दोनों कंट्री बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, रशिया को कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है सैंक्शन से। रशिया क्या दुनिया को बेचता है? ऑयल बेचता है और नेचुरल गैस बेचता है। बोल रहा है कि अच्छा नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं, जितना खपत है उतना चाइना और इंडिया अपने आप पूरा कर दे रहा है। इंडिया और चाइना क्या है? कंज्यूमर है, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। और रशिया क्या कर रहा है? वो उसके पास नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, वो बेचना स्टार्ट कर दे रहा है। तो उसका सैंक्शन के ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव लॉन्ग पड़ा तो है ही, लेकिन ये दोनों क्या कर सकते हैं? उसे बचा सकते हैं, और वही हमें देखने को भी मिल रहा है। तो रशिया इंटरनेशनली आइसोलेटेड ओवर द वार इन यूक्रेन इज कीन टू एक्सपेंड द ब्लॉक। वो भी चाहता है कि ब्लॉक बढ़े और इंडिया और चाइना जैसे और मित्र देश उसके बने। जैसे कि मैंने बताया ना अभी कि क्यों बने, क्योंकि क्रूड ऑयल ले रहे हैं। इसी ब्रिक्स का हिस्सा और एक ऐसा कंट्री हो जाए जिसको क्या करना है, जैसे कि तुर्की भी अगर इस ब्लॉक का हिस्सा रहता, अभी है नहीं और आने वाले समय में होगा नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है। अगर पाकिस्तान ही ले लो, पाकिस्तान अगर ब्रिक्स का हिस्सा हो जाए तो वो बोल सकते हैं कि क्योंकि हम ब्रिक्स का हिस्सा है। भारत बहुत बार ये बात बोलता है कि हम रशिया को कंडेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि रशिया इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स नेशन, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक साथ हैं उस में। साउथ अफ्रीका भी ये बोलता है कि रशिया इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, हम लोग कैसे उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं? तो अगर पाकिस्तान इस ग्रुपिंग का पार्ट हो जाता तो यूएसए उसको 4 बात सुनाता नहीं कि तुम वहाँ से काहे ले रहा है, भारत को नहीं सुनाएगा। तो तुम्हें पावर मिल जाती है, तुम्हें लेजिटिमेसी मिल जाती है। ये बात समझ में आया? ओके, तो इसीलिए रशिया भी चाह रहा है कि ब्लॉक बढ़े। ब्रिक्स हैज़ नॉट ज्वाइंड इन ऑन सैंक्शन। देखो ना, ब्रिक्स नेशन ने ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब ब्रिक्स नेशन कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया हुआ है,
लेकिन ब्रिक्स नेशन जो हैं वो सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं। तो ब्रिक्स में जो जो पार्ट रहते हैं वो आराम से रशिया के साथ क्या कर सकते हैं, डील करते हैं। इससे रशिया को बेनिफिट है। कोई दिक्कत समझ में आया? चाइना का है एक्सपेंड करना चाहता है, रशिया का है एक्सपेंड करना चाहता है। भारत और ब्राज़ील क्यों नहीं करना चाहता है? साउथ अफ्रीका का मुद्दा पर आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका क्या चाहता है? साउथ अफ्रीका लीडर ऑफ इंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बनना चाहता है, ठीक ना। इसके लिए इस बार जो जोहानिसबर्ग में समिट हो रहा है उसमें ब्रिक्स एंड अफ्रीका थीम है। इसका मतलब कि अफ्रीकन नेशंस के मुद्दे को भी रखा जाएगा, किस तरह से अफ्रीकन नेशन और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं उसकी बात की जाएगी। देखो, ब्रिक्स का सबसे अच्छा इनिशिएटिव एक है जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मकसद है वो ये है कि जो वेस्टर्न नेशन के तर्ज पर जो बैंक्स हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके अगेंस्ट में न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसा बैंक को तैयार करे, जो कि जो डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर पैसा मुहैया करा सके। और इसमें अफ्रीकन नेशंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ब्रिक्स में अफ्रीकन नेशंस की भी भागीदारी हो, उसको भी इंक्लूजन मिले, इसलिए ये जो जोहानिसबर्ग में समिट होगा उसका थीम वही है। इट वुड एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग द ब्लॉक रिलेशन विद अफ्रीकन नेशन। मतलब ब्रिक्स नेशन का जो रिलेशन अफ्रीका नेशन के साथ है उसको और बेहतर बनाया जाएगा। देखो ना, वही चीज़ लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्स द ग्रुप फंडेड एन इंस्टीट्यूशन टू चैलेंज मेन स्ट्रीम इक्विवेलेंट। मतलब कि वर्ल्ड बैंक IMF को चैलेंज करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स नेशन ने की है। समझ में आ रहा है?